हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका क्लास 10th के पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो लगभग आता ही आता है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो क्या कहता है। डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नेंस में ऊपर के लेवल के पावर को नीचे तक ट्रांसफर करना। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। इंडिया के केस में क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे जो पावर है और जो स्टेट लेवल पे जो पावर है उसके कुछ पावर हम लेकर लोकल लेवल के लोगों तक पहुंचाते हैं। लोकल लेवल के लोगों को हम देते हैं। ठीक है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मींस ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स टू ग्रास रूट लेवल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाई डू वी नीड, आखिर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है हमारे देश में? देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन है, एथनिसिटी है, बहुत सारे रीजन हैं। देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। अब सेंटर में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो किसी छत्तीसगढ़ के गांव के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएगा। उस गांव के प्रॉब्लम को लोकल लोग ही अच्छे से समझ पाएंगे और उसके सॉल्यूशन को अच्छे से वही लोग उसको सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है ताकि गांव का लोकल प्रॉब्लम लोकल लोगों के हाथ में आए उसको ठीक करने के लिए और एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसको हम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। उस अमेंडमेंट एक्ट में लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, इसके क्या क्या प्रावधान थे ये मैं बताता हूं। पहला प्रावधान ये था कि जो आपके लोकल बॉडीज हैं उसको 3 टियर सिस्टम में बांटा गया। पहला था ग्राम पंचायत जो आपके विलेज लेवल पे होते हैं। ठीक है, दूसरा जो था पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है, और तीसरा था जिला परिषद जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये 3 टियर सिस्टम में आपको बांटा गया। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये था कि हर 5 साल में लोकल बॉडीज की पंचायती राज सिस्टम का हर 5 साल में इलेक्शन होगा। अब देखिए, इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर आपका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रावधान हुआ दूसरा कि आपको हर 5 साल में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा। तीसरा प्रावधान था जिसमें SC ST और वीमेंस के लिए सीट रिजर्व किए गए। वीमेंस के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए। ठीक है, चौथा प्रावधान था स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया जो पंचायती राज सिस्टम का इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रावधान था स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ जो आपको इन लोकल बॉडीज के फाइनेंस के बारे में देखेगा। ठीक है, तो ये आपके की फीचर्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गए। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस। डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होने पे ग्रास रूट लेवल तक आपके इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये है लोगों का पार्टिसिपेशन। अब जितना ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, इससे क्या होता है, अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने से सेंटर की कुछ पावर और स्टेट की कुछ पावर आपको ग्रास रूट लेवल पे लेके आए हैं तो लोकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब आपके गांव में, आपके एरिया में एक ब्रिज बन रहा है और आपसे कंसल्ट ही ना किया जाए कि ब्रिज का कनेक्शन कहां से कहां तक होगा, कितना हाइट होगा, उसकी चौड़ाई क्या होगी, ये सब आपसे पूछा ही नहीं जाए और दिल्ली में बैठे लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे भाई इस एरिया में एक ब्रिज बनाना है, या फिर आपके स्टेट के कैपिटल में बैठे अगर कुछ लोग अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि वहाँ पर एक ब्रिज बनाना है और आपसे कंसल्ट ही ना किया जाए तो फिर हो सकता है कि आपको जो जरूरत हो कुछ मिस हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग खुद ये डिसीजन लेकर, या फिर ब्रिज तो बड़ी बात हो गई, कुछ दूसरी टॉपिक ले लिया, लाइक आपको क्लीनलीनेस हो गया, आपको आपके एरिया के जो नाली वगैरह हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको अगर बनाने की बात की जाए तो ये आप जानते हैं, उसके प्रॉब्लम को आप भली बात ही समझते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में यही होता है, जो लोकल प्रॉब्लम है उसको लोकल लोग समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी उनको अच्छे से समझ में आता है और यही पावर डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल लोगों को दिया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम को सही से सॉर्ट आउट करते हैं। इससे डिसेंट्रलाइजेशन से आपका अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, अब बहुत सारे स्टेट में आपका पंचायती राज सिस्टम को पावर भी नहीं मिला है और उनको फाइनेंस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो अगर उसको पावर ही ना मिले और फाइनेंस ही ना मिले तो फिर वो काम कैसे करेगा? पावर और फाइनेंस यही तो 2 चीज़ है जिसके बल पे, जिसके सपोर्ट से कोई भी इंस्टीट्यूशन काम करता है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है हमारा अभी भी पंचायती राज सिस्टम में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स में अभी इनको प्रॉपर ये वर्क अभी नहीं कर पा रहे हैं। कंक्लूजन यही है कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन एक टेक्निक नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हम ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल के लोगों के द्वारा ही हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा
डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।